दाऊद साहब मेडिसिन की फैक्ट्री में मैनेजर थे। एक दिन बड़े भाई कहने लगे, मेरे बेटे बेरोज़गार हैं, इनको फैक्ट्री में लगवा दें। तो दाऊद साहब ने इनको भी लगवा दिया, लेकिन भतीजों ने वहाँ से महंगी दवाइयाँ चोरी करके बाहर फ़रोख्त करना शुरू कर दी। तो फैक्ट्री वालों को पता चल गया, तो भतीजे ने सारा इल्ज़ाम चचा पर लगा दिया। तो बड़े भाई ने भी कहा कि मेरे बच्चों से गलत काम करवाते रहे हो, और फिर दाऊद साहब को जेल हो गई और भाई भतीजे ने पीछे से इनकी हर चीज़ पर कब्ज़ा कर लिया। 5 साल के बाद दाऊद साहब जेल से सीधे भाई के घर आए तो इनकी रूह लर्ज़ गई, क्योंकि वहाँ पर अल्लाह ताला ने दाऊद साहब फैक्ट्री से वापस घर आए तो इनके भाई पहले से ही घर में मौजूद थे और इनका इंतज़ार कर रहे थे। दाऊद साहब ने अपने बड़े भाई को देखते ही इनका खैर मकदम इस्तकबाल किया और इनसे गले लगकर मिले। वो आज काफ़ी दिनों के बाद दाऊद साहब से मिलने आए थे। हालांकि वो दोनों एक ही शहर में रहते थे, मगर फिर भी मसरूफ़ियत इस कदर ज़्यादा थी कि कभी कभार ही मिलना नसीब होता था। दाऊद साहब ने अपने भाई करीम साहब से खैरियत दरियाफ़्त की। करीम साहब कहने लगे कि क्या बताऊं दाऊद, मैं अपने बेटों की वजह से बड़ा परेशान रहता हूं। डिग्रियां लेकर ऐसे आवारा घूम रहे हैं, कहीं नौकरियां मिल ही नहीं रही, जगह जगह खाक छानी है। ना कोई सरकारी नौकरी मिल रही है और ना ही कोई प्राइवेट। बेरोज़गारी हद तक बढ़ गई है कि हुकूमत को कुछ ख्याल ही नहीं कि नौकरियां भी देनी हैं। बच्चे पढ़ लिख कर भी एहसास कमतरी का शिकार हो गए हैं। मेरे दोनों बच्चों ने ही अपना मास्टर कंप्लीट कर लिया है। मैं तो इनसे कहता हूँ कि कहीं भी नौकरी मिल जाए बस कर लो, क्योंकि घर के हालात भी बड़े ख़राब हो गए हैं। सारा खर्चा तो इनकी तालीम पर हो गया और मेरी भी इतनी आमदनी नहीं है कि एक दुकान ही तो है। आखिर खर्चे कहाँ कहाँ पूरे करूं। करीम अपने छोटे भाई दाऊद से अपने मसाइल का जिक्र कर रहे थे और दाऊद साहब के चेहरे पर परेशानी बढ़ती जा रही थी। कहने लगे, आप परेशान क्यों होते हैं भाई, सबका यही हाल है। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो नौकरियां कहाँ से दें, और प्राइवेट कंपनीज भी खचाखच भरी पड़ी हैं मुलाजमों से। मगर आप हिम्मत ना हारें, अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब ज़रूर पैदा कर देगा। दाऊद साहब ने अपने बड़े भाई को तसल्ली दी, जिस पर करीम साहब ने कहा कि तुम जिस फैक्ट्री में काम करते हो, तुम्हें तो इतना अरसा गुजर चुका है दवाइयाँ बेचते हुए, और तुम तो मैनेजर हो। मैनेजर अच्छी खासी पोस्ट होती है। तुम चाहो तो मेरे बेटों को अपनी फैक्ट्री में लगवा दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूँगा। करीम साहब बड़ी उम्मीद से दाऊद साहब से मुखातिब हुए, जिस पर दाऊद साहब थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, क्योंकि इनके बड़े भाई बड़े अरसे के बाद इनसे कोई फेवर मांग रहे थे और वो भी बड़े मान से शायद अपने छोटे भाई के पास आए थे। दाऊद साहब कुछ देर सोचकर बोले कि जैसा कि मैंने आपको कहा है कि प्राइवेट कंपनियां भी अभी खचाखच मुलाजमों से भरी हुई हैं, और तुम्हें तो पता है कि मैंने आज तक कभी किसी की सिफारिश नहीं की और ना ही मैं सिफारिश करने पर यकीन रखता हूँ। मैं खुद भी अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर इस मुकाम तक पहुँचा हूँ, और मैं तुम्हारे बेटों के लिए भी दुआ करता हूँ कि वो भी बहुत ही अच्छी जगह पर लग जाएं। दाऊद साहब की बात सुनकर करीम साहब थोड़े से मायूस हुए। कहने लगे कि क्या बात करते हो भाई, मैं तो बड़े ईमान और यकीन के साथ आपके दर पर आया हूँ, और आपको तो पता है कि जे के काबिलियत जो है जितनी भी हो, आजकल सिफारिशों के बगैर नौकरी नहीं मिलती। मेरे बेटे माशाल्लाह से काबिल हैं, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आप थोड़ी सी सिफारिश कर दें तो मेहरबानी होगी। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। करीम साहब सोफ़े से उठकर दाऊद साहब के बिल्कुल करीब आ गए और इनके हाथ पकड़ लिए, जैसे वो यहाँ से खाली हाथ बिल्कुल भी लौटना नहीं चाहते थे और दाऊद साहब को कायल करके ही दम लेना चाहते थे। दाऊद साहब कहने लगे, क्यों शर्मिंदा करते हैं करीम भाई, आपको तो पता है कि मैं आपकी कितनी इज्जत और आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बार बार आप यूँ मिन्नतें करके मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मुनीब और फरीद को फैक्ट्री में लगवा दूँ। मैं भी जानता हूँ कि बच्चे बहुत मेहनती हैं, इंशाल्लाह इनका काम बन जाएगा।
आप परेशान क्यों होते हैं। दाऊद साहब ने करीम साहब को यकीन दहानी करवाई और यही यकीन दहानी तो करीम साहब इनसे लेना चाहते थे। इनके तो कंधों पर से जैसे मनोबोझ उतर गया था। इनके दोनों बेटों को रोज़गार मिल जाए, इन्हें और क्या चाहिए था। दाऊद साहब कहने लगे कि मैं पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि तुम्हारे बेटे मेरे बेटों जैसे हैं। करीम साहब बहुत खुश हो गए और दाऊद साहब को गले से लगा लिया। दाऊद साहब ने इन्हें चाय पानी का पूछा तो कहने लगे कि मैं आज तो बिल्कुल सैर हो गया हूँ, मेरी तो भूख ही उड़ गई है, अब जल्दी से खुशखबरी सुना देना। ये कहते साथ ही करीम साहब ने रुखसत की इजाज़त मांगी और चले गए। दाऊद साहब सोच में पड़ गए थे क्योंकि वो करीम साहब को यूँ खाली हाथ अपने घर से नहीं भेज सकते थे। आखिर भाइयों को भाइयों पर मान और भरोसा होता है और वो इस मान को कैसे तोड़ सकते थे। मगर ये भी सच था कि उन्होंने आज तक किसी की सिफारिश पर इनको भर्ती नहीं किया था। हालांकि वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे क्योंकि वो दवाइयाँ बनाने वाले कंपनी में मैनेजर थे। वो बहुत सालों से वहाँ काम कर रहे थे। फैक्ट्री के मालिक को इन पर बेपनाह भरोसा था और इनका एतमाद दाऊद साहब ने जीता हुआ था। इसलिए वो अगले दिन मुनीब और फरीद के लिए वहाँ बात कर चुके थे। फैक्ट्री में कुछ मुलाजमीन से शिकायत का सामना था क्योंकि दाऊद साहब को लगता था कि वो दो नंबरी कर रहे हैं। इसलिए इन मुलाजमीन को बार बार धमकियाँ दी जा रही थीं कि बाज आ जाओ वरना जॉब से हाथ धो बैठोगे। मगर वो फिर भी डंडी मार लेते थे। बिलाखिर इन्हें जॉब से निकाल दिया गया और इनकी जगह पर मुनीब और फरीद को रख दिया गया। फैक्ट्री के मालिक को चूँकि दाऊद साहब पर भरोसा था इसलिए इसने यही सोचकर इनको नौकरी दे दी कि वो भी अच्छा काम करेंगे, दो नंबरी नहीं करेंगे। और दाऊद साहब भी काफ़ी ज़्यादा मुतमिन थे। यूँ मुनीब और फरीद फैक्ट्री में काम करने लगे। करीम साहब भी दाऊद साहब के बड़े मशहूर थे इसलिए कि दाऊद साहब ने इनके बेटों को बरसरे रोज़गार अता किया था। दाऊद साहब भी मुनीब और फरीद की तरफ से मुकम्मल तौर पर बेफिक्र थे क्योंकि आखिर वो इनके भतीजे थे। भला इनसे दो नंबरी कैसे कर सकते थे। और यहीं पर दाऊद साहब गलत थे क्योंकि अक्सर आस्तीन के सांप भी इंसान को डंस लेते हैं। वो दाऊद साहब के लिए आस्तीन के सांप साबित हुए थे। उन्होंने आस्ता आस्ता फैक्ट्री में अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने 3-4 महीने साहब का एतमाद जीता और कभी भी कोई भी दो नंबरी वाला काम नहीं किया। मगर कहते हैं कि रिज़्क़ हलाल से इंसान का पेट भरता है और इंसान को हराम खाने की लत लग जाती है क्योंकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की हिर्स मजबूर कर देती है। मुनीब और फरीद के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ था। उन्होंने जब दवाइयों के काम को अच्छी तरह से समझ लिया और इन्हें अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ असली दवाइयाँ होती हैं जो कि बनाई जाती हैं और फ़रोख्त भी की जाती हैं। मुख्तलिफ़ फार्मेसीज़ और दवाइयों की कंपनियाँ ऐसी फैक्ट्री से अपनी दवाइयाँ खरीद लेती थीं। मुनीब और फरीद बारीक बीनी से इस काम का जायज़ा लेने लगे और सोचने लगे कि आखिर दो नंबरी कहाँ से की जाए। और जब इंसान खुद ही दो नंबर हो तो इसे दो नंबर बंदे भी मिल ही जाते हैं। कुछ कंपनियाँ ऐसी थीं जो कि मुनीब और फरीद से डायरेक्ट डील करने लगी क्योंकि फैक्ट्री से इन्हें महंगे दाम दवाइयाँ मिलती थीं और मुनीब और फरीद ने इन्हें यकीन दिलाया कि आप हमसे दवाइयाँ लें, हम आपको डिस्काउंट पर मेडिसिन देंगे। मुनीब और फरीद दवाइयाँ पैकिंग के दौरान बहुत सारी दवाइयाँ इधर उधर खिसका लेते थे और वहीं दवाइयाँ इन कंपनीज़ को बेचते थे जो डायरेक्ट मुनीब और फरीद से कांटेक्ट करती थीं। यूँ इस दो नंबर काम की शुरुआत हुई और मुनीब और फरीद को इस फैक्ट्री में तनख्वाह के अलावा भी अच्छा खासा पैसा वसूल होने लगा क्योंकि चाहिए वो इन कंपनीज़ को डिस्काउंट पर और सस्ते दामों मेडिसिन बेचते थे। मगर फिर भी इनसे इतने पैसे बन जाते थे कि वो रातों रात अमीर हो रहे थे जो कि वो फैक्ट्री से दवाइयाँ चोरी करने लगे थे और बेचने लगे थे। दाऊद साहब को तो मुनीब और फरीद पर मुकम्मल एतमाद था और वो आंखें बंद करके इन पर यकीन रखते थे क्योंकि इन्हें लगता था कि वो हमेशा ही दाऊद साहब के एहसान तले दबे हुए हैं और कभी भी कोई दो नंबरी नहीं कर सकते। मगर फैक्ट्री वालों को आहिस्ता आहिस्ता
मालूम होने लगा कि यहाँ पर 2 नंबर काम हो रहा है और गबन किया जा रहा है। क्योंकि शुरू-शुरू में तो मुनीब और फ़रीद थोड़ी बहुत दवाइयाँ आगे पीछे करते थे और कम पैसे कमाते थे, मगर आहिस्ता-आहिस्ता वो इस काम में खाक होने लगे और ज़्यादा माल बनाने के चक्करों में ज़्यादा गबन भी करने लगे। दाऊद साहब जो जो चूँकि फैक्ट्री के मैनेजर थे, इसलिए इनकी नज़रों से ये बात गुज़री कि कोई दवाइयाँ चोरी कर रहा है, मगर अभी तक मुजरिम का पता नहीं चल रहा था। इसलिए वो खुफिया तरीके से छानबीन में लगे हुए थे, मगर इससे पहले ही फैक्ट्री के मालिकान को मालूम हो गया कि कौन गबन कर रहा है। क्योंकि मुनीब और फ़रीद काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे थे, इसलिए फैक्ट्री खसारे में जा रही थी। आखिरकार फैक्ट्री मालिकान ने मुनीब और फ़रीद का सुराग लगा लिया कि ये काम इन्हीं दोनों का है। और दाऊद साहब ने जब ये बात सुनी तो सख्ते में आ गए। इन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। मालिकान ने पुलिस वालों को बुला लिया और इंक्वायरी शुरू हो गई। मुनीब और फ़रीद की जान पर बन गई थी, क्योंकि चाहे वो जितना भी अपनी तरफ से स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, ये तो इस काम में नए-नए थे, इसलिए जल्दी पकड़े गए थे। मगर पुलिस को देखकर सारा जुर्म दाऊद साहब के सर पर डाल दिया। कहने लगे कि हम दाऊद साहब के कहने पर ये सारा कुछ करते हैं, क्योंकि दाऊद साहब ने हमें नौकरी पर इसलिए रखा था कि हम तीनों मिलकर इस फैक्ट्री को आहिस्ता-आहिस्ता लूट लें और फैक्ट्री इस कदर खसारे में चली जाए कि फैक्ट्री मालिकान को फैक्ट्री को बेचना पड़े और दाऊद साहब इस फैक्ट्री को खरीद कर असल मालिक बन जाएं। उन्होंने ऐसी कहानी घड़ी कि पुलिस वाले और फैक्ट्री के मालिकान बिल्कुल हक्का बक्का रह गए। फैक्ट्री का मालिक, जो कि दाऊद साहब पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखता था और यकीन रखता था, एकदम से इसकी आंखों में शक उतर आया और दाऊद साहब फैक्ट्री के मालिक को तसल्लियाँ देने लगे। कहने लगे कि मैंने आज तक आपसे 1 रुपये की भी हेरा फेरी नहीं की और ये दोनों, इनकी असलियत तो मैंने भी नहीं जान पाया था, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने बड़ी मेहनत समाजत की थी कि इनके दोनों बेटों को नौकरी पे रखूं और मेरे नज़दीक तो ये दोनों ही भरोसे वाले थे। मगर मुझे क्या पता था कि मैं अपनी आस्तीन में सांप पार रहा हूं। खुदा के लिए मेरा यकीन करें, मैंने आज तक आपके साथ कोई 2 नंबरी नहीं की। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र जानकर कह रहा हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ। मगर फैक्ट्री का मालिक मुनीब और फ़रीद की गढ़ी हुई कहानी पर यकीन रखने लगा और मुनीब और फ़रीद और दाऊद साहब को पुलिस पकड़ कर ले गई। जब करीम साहब को इस बात का पता चला तो वो वावेला मचाने लगे कि जो बड़ा एहसान किया था भाई साहब, आपने मुझ पर, मेरे बेटों को ही जेल में पकड़वा दिया और ख़ुद भी जेल भुगत रहे हैं। आखिर इन बच्चों का क्या कसूर था? आपने किस जन्म का बदला लिया है मुझसे? मुझे आपसे कतन ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे से कोई दुश्मनी निकालेंगे और मेरे जवान बच्चों को जेल में अपने साथ ले बैठेंगे। दाऊद साहब ने अपने भाई को भी यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो अपनी तरफ से नेकी की थी जो कि मेरे गले पड़ गई, क्योंकि ये दोनों मेरे भतीजे थे और मैंने बड़े मान से आपकी बात मानकर इनको नौकरी पर रखवाया था, मगर इन सांपों ने तो मुझे ही डस लिया। दाऊद साहब की बात पर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। हर कोई यही कह रहा था कि इन सब के पीछे दाऊद साहब का ही हाथ है, क्योंकि वो फैक्ट्री के मैनेजर थे। इन्हें हर चीज़ के बारे में बखूबी अंदाज़ा था। मुनीब और फ़रीद ने भी तो अभी नए नए थे, इन्हें भला क्या मालूम कि गबन कैसे किया जाता है और बड़ी बड़ी कंपनी से रब्ता करके इनको दवाइयाँ कैसे फ़रोख्त करनी है। ये सारा कुछ तो दाऊद साहब को ही मालूम था। इस तरह मुनीब और फ़रीद को तो जल्दी जेल से रिहाई मिल गई, क्योंकि इनसे ना करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि दाऊद साहब थे। इसलिए दाऊद साहब को 5 साल की सज़ा मिल गई। दाऊद साहब तो सर पकड़ कर बैठ गए थे। वो दिन रात खुदा के हुजूर दुआ करते थे, गिड़गिड़ाते थे कि मैंने आज तक 1 रुपये की भी 2 नंबरी नहीं की, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी पकड़ हो जाए और वो दोनों छूट जाएं जिनका ये सारा किया धरा है। मगर दाऊद साहब की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। इनकी सारी ज़िंदगी की मेहनत और कमाई खाक में मिलती महसूस हुई। यही सिला मिला था इन्हें रिज़्क़ हलाल कमाने का और अपने मालिक से वफ़ादारी करने का। किसी मालिक ने इनकी बात पर यकीन नहीं किया था। उन इन लड़कों की गढ़ी हुई कहानी पर
फ़ौरन यकीन कर दिया था, जिनको वो जानते तक नहीं थे। दाऊद साहब को बहुत ही ज़्यादा धचका लगा था। उन्होंने बहुत कोशिश की अपनी सफाई पेश करने की, मगर इन्हें 5 साल की सज़ा मिल चुकी थी और इन्हें 5 साल तक जेल में ही रहना था। इनकी नौकरी भी चली गई थी और इतने सालों की कमाई की इज़्ज़त भी खाक में मिल गई थी। वो दिन रात खुदा के हज़ूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते थे और रोते रहते थे कि ये कैसी आजमाइश है जिसमें मैं गिरफ़्तार हो चुका हूँ। इन 5 सालों में करीम साहब एक दफ़ा भी दाऊद साहब को मिलने नहीं आए थे। हालांकि वो इनके सगे भाई थे, इनका रिश्ता था, मगर खून खून को सफ़ेद होते हुए देर नहीं लगती। दाऊद साहब को मालूम हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी सारी प्रॉपर्टी और घर पर भी इनके भतीजे और चचा का कब्ज़ा हो चुका है और वो बड़े ऐशो आराम से इस घर में रह रहे हैं और दाऊद साहब के प्रॉपर्टी पर भी सारा कब्ज़ा इनका है। दाऊद साहब ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गमगीन हो जाते थे, मगर वो बेबस थे, कुछ कर नहीं सकते थे। जेल की सलाहों के पीछे बस वो आहो बका ही कर सकते थे और खुदा के हजूर गिड़गिड़ा ही सकते थे कि मुजरिमों को सबसे सख्त सज़ा दी जाए और बेगुनाहों को छोड़ दिया जाए। मगर शायद अभी तक इनका बुरा वक़्त ही चल रहा था, इसलिए कोई भी दुआ कबूल नहीं हो रही थी। वक़्त यूं ही गुजरता गया और दाऊद साहब अपने घर में घुलते रहे। वो अपने वकील से बार बार इस बात का जिक्र करते थे कि मैं बेकसूर हूँ, मगर वकील को कोई भी ठोस सबूत इनकी बेगुनाही का नहीं मिल पाया था, इसलिए वो इनकी सज़ा कम नहीं करवा सकते थे। दाऊद साहब 5 साल तक जेल की सलाहों के पीछे सिसकते रहे, तड़पते रहे। उन्होंने जो नेकी और भलाई अपने भतीजे और अपने बड़े भाई से की थी, वो इनके गले की हड्डी बन चुकी थी। आखिर 5 साल बाद रिहा होकर बाहर निकले। वो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर और पतले हो गए थे। एक दो गम ने इनको खा लिया था कि इनकी सारी ज़िंदगी की मेहनत और कमाई भतीजे और इनका बाप खा गया था और वो इन पर ऐश कर रहे थे और एक नौकरी थी जिससे वो निकाल दिए जा चुके थे। आखिर वो जाते तो कहाँ जाते, ऊपर से जेल की खुराक खा खा कर इनकी सेहत बहुत ही ज़्यादा गिर गई थी। वो उम्र से पहले ही बहुत बूढ़े लगने लगे थे। इनके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो रिक्शे का किराया अदा करते अपने घर पहुंच सकते। वो घर भी शायद अब इनका ना रहा था, मगर वो जाते तो जाते कहाँ। आखिर ना चाहते हुए भी वो अपने घर चले गए। मगर घर के सामने जाकर जब घर के गेट को देखा तो इनके सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा। एक तो वो पहले ही कमज़ोर थे, ऊपर से घर के गेट पर ऊपर लगी हुई तख्ती पर मकान बराए फ़रोख्त देकर लगा जैसे वो अपने कदमों में दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे। इन्हें एकदम चक्कर आ गया और वो लड़खड़ा कर वहीं गिर पड़े। काश कि ये दिन देखने से पहले वो इस दुनिया से चले जाते। इसका सका भाई इसके साथ इतना बुरा सलूक करेगा, इसने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक ये राहगीर ने इन्हें पकड़ कर ऊपर उठाया तो जैसे सकते में आ गए, क्योंकि वो दाऊद साहब का पड़ोसी था और उन्होंने दाऊद साहब को पहचान लिया था। दाऊद साहब कहने लगे कि अकबर, तुम अकबर हो ना मेरे पड़ोसी। अकबर कहने लगा, दाऊद साहब आपकी ये हालत क्या हो चुकी है, आप इतने कमज़ोर क्यों हो चुके हैं, आप उठिए मेरे घर चलिए। अकबर इन्हें अपने घर में ले गया और पानी बुलाया। दाऊद साहब ने इससे अपनी सारी कहानी सुनाई। कहा कि मेरे सके भाई ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, मेरी नौकरी भी चली गई और इज़्ज़त भी चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जिसको घर को मैं अपना समझता था, इस घर के सामने मकान बराए फ़रोख्त की तख्ती लगी हुई है। उन्होंने मेरे घर पर भी कब्ज़ा कर लिया है और मेरी प्रॉपर्टी पर भी, और मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है कि मैं इस पर केस कर सकूं और अपने हक़ के लिए लड़ सकूं। अकबर कहने लगा, दाऊद साहब मैंने आपको हमेशा अपना बड़ा भाई समझा है, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आपको जितने भी पैसों की ज़रूरत होगी मैं आपको पैसे दूंगा। आप पहले अपने भाई के घर जाइए और इनसे अपनी जायदाद और घर का मुतालबा कीजिए। अगर वो सीधे हाथों नहीं मानते तो उंगली की टेढ़ी करनी पड़ेगी और मैं आपके साथ लड़ूंगा और आपकी हर चीज़ आपको दिलवाऊंगा। अकबर की बात सुनकर दाऊद साहब की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि एक पराया पड़ोसी होकर वो इस कदर खैरख्वाह निकला था और एक सक्का भाई होकर वो इस कदर मुनाफिक और चोर निकला था। दाऊद साहब लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने भाई के घर गए। जैसे वो इसके घर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा एक छोटे से बच्चे ने
खोला था। दाऊद साहब ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा कि करीम साहब अंदर हैं? तो बच्चा कहने लगा, जी दादा अंदर हैं। दाऊद साहब जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, अंदर का मंजर देखकर इनके रोंगटे खड़े हो गए। इन्हें खुदा के मुकाफाते अमल पर जैसे यकीन सा आ गया। इनको तो लगता था कि करीम और इनके बेटे दाऊद साहब के पैसों पर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और गुलछड़े उड़ा रहे होंगे, मगर खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है, क्योंकि खुदा धोखा और फ़रेब से पैसे बटोरने वालों को दुनिया में ही सज़ा देता है और आखिरत में भी इनके लिए दर्दनाक अजाब होता है। दाऊद साहब ने जैसे ही सामने का मंजर देखा, करीम साहब ज़मीन पर बैठे थे। इनका चेहरा एक तरफ को ढलका हुआ था और मुंह से झाग भी निकल रहा था। इनके हाथ पांव मुड़े हुए थे। इस छोटे बच्चे ने कहा कि दादाजी की हालत 5 साल से ऐसी ही है। दादाजी तो कपड़ों के अंदर ही सुसु भी कर देते हैं। वो बच्चा इसका मजाक उड़ा रहा था और हंसकर लूट पुट हो रहा था। तो उस साहब को तो ये मंजर देखकर खुश होना चाहिए था, मगर वो एकदम रोने लगे खुदा के हजूर सजदे में गिर गई। बिलाशुबा खुदा की पकड़ बड़ी सख्त होती है। जब वो किसी को पकड़ता है तो फिर निशान इबरत बना देता है। मुनीब और फरीद की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उन्होंने जो भी 2 नंबरी तरीके से पैसे कमाए थे वो सब अपनी याशों में उड़ा दिए और अब हालत ऐसी थी कि घर में कुछ ना बचा था। इसलिए उन्होंने दोस्त का मकान भी बेचने के लिए दे दिया था, मगर वो दाऊद के नाम पर था, इसलिए कोई नहीं ले रहा था। करीम ने जैसे ही दाऊद को देखा, इसकी आंखों से बेबसी के आंसू जारी हो गए थे। इसमें इतनी शक्ल ना थी कि हाथ जोड़कर माफ़ी मांग सके। दाऊद साहब घुटनों के बल अपने भाई के सामने बैठ गए और कहा कि मुझे बर्बाद करके भाई साहब आप खुद कैसे आबाद रह सकते थे, क्योंकि खुदा की पकड़ बड़ी सख्त होती है। वो गुनाहगारों को और धोखा देने वालों को ऐसे ही पकड़ता है। मुझे तो लगता था कि शायद मेरी ज़िंदगी भर की इज्जत बर्बाद हो गई, मगर मैं गलत था, क्योंकि मेरी लोग आज भी इज्जत करते हैं और आपको आके बेटे तक नहीं पूछते। ये कहकर दाऊद साहब वहाँ से चले गए और इनके बेटों पर केस करके अपना घर और तमाम प्रॉपर्टी भी इनसे ले ली। अब तो वो बिल्कुल सड़क पर आ गए थे। एक बार दाऊद साहब अपने घर बैठे थे कि फैक्ट्री का मालिक आ गया और दाऊद साहब के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दें, मैं इस वक्त आके भतीजों की कहानी पर यकीन कर बैठा था और आपकी सच्चाई और दयानतदारी को फरामोश कर दिया। मैं आपको आपकी नौकरी दोबारा ऑफ़र करता हूँ। इज़्ज़त और वक़ार के साथ आप कल से ही फैक्ट्री ज्वाइन कर लें प्लीज़, क्योंकि आप जैसा सच्चा और खरा इंसान ही मुझे चाहिए। और दाऊद साहब ने इसे माफ़ कर दिया और दोबारा से फैक्ट्री ज्वाइन कर ली।